वेरियस एनालिसिस जैसा मैंने पहले कहा कि कंटिन्यूएशन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें ये बताती है कि हमने किसी भी प्रोडक्ट के पर यूनिट कॉस्ट किस तरह से निकालनी है और वो पर यूनिट कॉस्ट किन फैक्टर्स पे बेस करनी होती है। ठीक है, और उन फैक्टर्स को देखते हुए हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट इस्टेब्लिश कर लेते हैं और वो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे लिए मयार का काम करती है कि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके अगेंस्ट मेजर करें। ठीक है, तो वेरियंस एनालिसिस हमें बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन बता रही होती है कि उसका इस्तेमाल हमें कहाँ पड़ सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट करती क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देती है अपनी एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। वेरियंस एनालिसिस में हम करते क्या है? वेरियंस एनालिसिस में हम ये करते हैं कि हमारी जो भी एक्चुअल कॉस्ट लगी किसी भी चीज़ को बनाने में या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने में एक्चुअल कॉस्ट लगी, उसको हम उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करते हैं जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू इस्टेब्लिश की होती है। ठीक है, उससे कंपेयर करके हम डिफरेंसेस निकालते हैं, वो डिफरेंसेस वेरिएंस कहलाते हैं। और अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट अगर कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा लग जाए तो वो एडवर्स वेरिएंस कहलाते हैं कि हमारी कॉस्ट जो हमने स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया था उससे ज़्यादा लग गई एक्चुअल में, तो हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया, ये हमारे लिए एडवर्स है। ठीक है, और कॉस्ट, हाँ, और कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम लगी तो वो हमारे लिए फेवरेबल वेरिएंस हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी अगर एक्चुअल रेवेन्यू हमारे स्टैंडर्ड रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए फेवरेबल है, और अगर हमारा एक्चुअल रेवेन्यू हमारे स्टैंडर्ड रेवेन्यू से कम हो तो वो हमारे लिए एडवर्स वेरिएंस कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, वेरिएंसेस भी इसी तरह दोनों चीज़ों में आ सकते हैं। वेरिएंसेस कॉस्ट में भी आ सकते हैं और वेरिएंसेस सेल्स में भी आ सकते हैं, रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू में भी आ सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट के अगर वेरिएंसेस को देखें तो कॉस्ट में किन किन चीज़ों में आ सकते हैं, कॉस्ट में कौन कौन से वेरिएंसेस आ सकते हैं, उसको देखने के लिए पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट के एलिमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट होते हैं? कॉस्ट का एक एलिमेंट होता है मटेरियल, एक एलिमेंट होता है लेबर और एक एलिमेंट होता है ओवरहेड। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट के वेरिएंसेस को अगर हम एनालाइज करें तो इन एलिमेंट्स में ही वेरिएंसेस आ सकते हैं। सॉरी, अगर मटेरियल का एलिमेंट है तो मटेरियल में भी वेरिएंसेस आ सकते हैं, लेबर एक एलिमेंट होता है कॉस्ट का, लेबर में भी आ सकते हैं और ओवरहेड में भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट बिहेवियर को अगर देखें तो मटेरियल और लेबर जो है ये डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती हैं। ठीक है, और इनके डायरेक्ट कॉस्ट कहलाने की वजह ये है कि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है प्रोडक्शन यूनिट से, यानी कि जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ है उससे स्पेसिफिकली ट्रेसेबल होती है, ये पर यूनिट हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, और डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है, यानी कि ये वेरिएबल कॉस्ट होती है बाय नेचर, ये वेरिएबल होती है और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाइबल होती है। जबकि ओवरहेड को देखा जाए तो ओवरहेड की प्रॉपर्टी दोनों तरह की होती है, इसमें डायरेक्ट ओवरहेड भी हो सकते हैं
और इनडायरेक्ट ओवरहेड भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ओवरहेड जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है या जो कि यूनिट से डायरेक्टली ट्रेसेबल है, जिनको पर यूनिट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो कहलाती है डायरेक्ट ओवरहेड। और ऐसी कॉस्ट जो कि पर यूनिट फिक्स नहीं होती बल्कि अमाउंट में फिक्स होती है, ठीक है, तो ऐसी कॉस्ट जो कहलाती है ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होती, इसलिए इनको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये इन टर्म्स ऑफ अमाउंट फिक्स होती है, और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम ज़्यादा हो तो ये पर यूनिट कम होती जाती है, और अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कम हो तो ये पर यूनिट ज़्यादा होती है। आप ऐसे ही कह लो कि 50,000 रुपए को अगर आप 50 यूनिट्स पे करोगे तो 1,000 रुपए पर यूनिट आएगा, और अगर 1,000 पे करोगे तो 50 रुपए पर यूनिट आएगा। तो यूनिट्स कम होंगे तो कॉस्ट ज़्यादा होगी पर यूनिट की, और यूनिट्स ज़्यादा होंगे तो वही कॉस्ट ज़्यादा यूनिट पे स्प्रेड हो जाएगी, पर यूनिट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरहेड में दोनों तरह की कॉस्ट शामिल होती हैं। इनमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, प्योर वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, और प्योर फिक्स कॉस्ट भी होती है। ठीक है, इसीलिए ओवरहेड को दो तरह के ओवरहेड में एलोकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या बाइफरकेट किया जाता है। एक कहलाता है वो पोर्शन जो फिक्स है, उसके उसमें जो वेरिएंसेस आते हैं वो फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस कहलाते हैं, और ऐसा पोर्शन जो कि वेरिएबल है, उसमें जो वेरिएंसेस आते हैं वो कहलाते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। ठीक है, अब अगर इन कॉस्ट एलिमेंट को वन बाय वन उठाकर हम देखें और एक एलिमेंट में वेरिएंसेस किन बेसिस पे आते हैं और किन वजूहात किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल में वेरिएंस आता है। मटेरियल में वेरिएंस क्या होगा कि एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी और हमने जो स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया था वो क्या था, उसका डिफरेंस जो कहलाता है वो कहलाता है मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, अच्छा, मटेरियल में किन वजूहात की वजह से वेरिएंस आ सकते हैं? ठीक है, अगर मटेरियल कंजम्पशन को देखा जाए या मटेरियल कॉस्ट को देखा जाए, तो मटेरियल कॉस्ट में किसी भी प्रोडक्ट के एक यूनिट को बनाने में मटेरियल कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही होती है कि एक यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल लग कितना रहा है और रॉ मटेरियल का रेट कितना है। ठीक है, तो मटेरियल में जो वेरिएंसेस आते हैं वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि क्वांटिटी कितनी कंज्यूम हो रही है और उसका रेट क्या है। ठीक है, अगर क्वांटिटी में चेंजेस आ रही है, चेंजेस को शो करने के लिए मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ। अगर क्वांटिटी में चेंजेस आ रही है तो क्वांटिटी के चेंज आने की वजह से जो वेरिएंस आ रहा होता है, उस वेरिएंस को हम कहते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है, क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से जो वेरिएंस आ रहा होता है, उस वेरिएंस को हम कहते हैं यूजेज वेरिएंस या कंजम्पशन वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, और रेट में या प्राइस में चेंज आने की वजह से जो वेरिएंसेस आ रहे होते हैं वो वेरिएंसेस कहलाते हैं प्राइस वेरिएंस। ठीक है, या मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, अच्छा, प्राइस में चेंजेस आने की वजह क्या हो सकती है? प्राइस में चेंज आने की वजह ये हो सकती है कि आपने वेंडर चेंज कर दिया। अब जिस सप्लायर से आप माल खरीद रहे हैं वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है आपसे। ठीक है, एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो वेंडर आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहा है वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया। अगर डिस्काउंट कम हो गया तो प्राइस कम हो जाए, प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, और डिस्काउंट अगर आपको ज़्यादा ऑफर कर रहा है तो आपकी प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्काउंट अवेल करने की वजह से आपकी प्राइस कम हो गई, इसकी वजह से भी प्राइस वेरिएंस आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ मटेरियल ऐसी है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें स्टैंडर्ड से ज़्यादा मटेरियल लग रहा है। ठीक है, तो जाहिर है उसको आप हायर प्राइस पे परचेज कर रहे हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का माल खरीदेंगे तो वो हायर प्राइस में मिलेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी प्राइस वेरिएंस आ सकता है।
गुड क्वालिटी मटेरियल आप लेंगे तो हायर प्राइस में मिलेगी, उसकी वजह से भी आपकी प्राइस वेरिएंस आ सकता है। और प्राइस वेरिएंस आपकी आ सकता है अवेलेबल स्टॉक की वजह से भी, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल आपके पास क्या है। ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक में मटेरियल अच्छा खासा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको एक्सटर्नल परचेज करने की ऐसा जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन की वजह से जो आपको ज़्यादा प्राइस पड़नी थी या इन्फ्लेशन की वजह से जो हायर प्राइस हो गई है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास माल अच्छी खासी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है और आपको अर्जेंट नीड नहीं है, तो आपके पास बार्गेन करने के लिए टाइम स्पेन अवेलेबल होता है, तो आप लोअर प्राइस बार्गेन स्ट्राइक कर सकते हैं अगर आपके पास स्टॉक अच्छा खासा पड़ा हुआ है और आप लंबे टाइम तक बार्गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी प्राइस वेरी, उसकी वजह से भी प्राइस वेरिएंस आ सकता है। अगर आपके पास माल शॉर्टेज है माल की और आपकी मजबूरी है खरीदना, तो सामने वाला उसका फायदा उठाएगा, वो आपको ज़्यादा प्राइस का माल बेचेगा। ठीक है, तो इस वजह से भी प्राइस वेरिएंस आ सकता है। ठीक है, तो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से प्राइस वेरिएंस आ सकता है। इसी तरह क्वांटिटी में भी वेरिएंस आते हैं। क्वांटिटी वेरिएंस आने में क्या वजूहत हो सकती है? क्वांटिटी वेरिएंस आने की वजूहत हो सकती है कि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आपके वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है। वेस्टेज ज़्यादा होने की वजह से आपकी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है प्रोडक्शन में। ठीक है, अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसकी वजह से आप अपने वेस्टेज को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि अपनी एग्जिस्टिंग कंजम्पशन को भी एफिशिएंटली कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्रूव क्वालिटी की वजह से भी क्वांटिटी वेरिएंस आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा थर्ड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल कम लगेगा। ठीक है, और अगर आप पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आपको एक प्रोडक्ट बनाने में पुअर क्वालिटी का मटेरियल ज़्यादा लगेगा आपका अच्छी चीज़ बनाने में। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल की वजह से भी कंजम्पशन वेरिएंस आ सकता है, या क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम एक प्रॉपर्टी ड्राफ्ट करें तो प्राइस डिफरेंस को अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी तरह की है। अगर हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड को देखें तो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी है जो कि एक्चुअली कंज्यूम हुई और एक्चुअल प्राइस है। ठीक है, इसी तरह एक्चुअल में एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस है, और स्टैंडर्ड में भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस है। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज ड्रॉ करना चाहें तो एक्चुअल क्वालिटी को अगर हम एक्चुअल प्राइस पे लें तो वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होगी, एक्चुअल टोटल कॉस्ट होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस पे हम कंसिडर करें तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो लगेगी। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर को स्टैंडर्ड प्राइस पे ले तो वो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी। ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये दो तरह की कॉस्ट आ गई। ठीक है, अच्छा, वेरिएंसेस किस तरह के किन वजह से आ सकते हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशन बनाते हैं डिफरेंट। राइटिंग स्पेस थोड़ी सी अगर मुझे मिले मैं बोल सकता हूँ इसको। अगर हम कॉम्बिनेशंस बनाएं तो अगर हम क्वांटिटी पे एक्चुअल क्वांटिटी पे स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के डिफरेंस को ले तो क्वांटिटी एक्चुअल है और प्राइस वेरी कर रही है। ठीक है, बल्कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। प्राइस वेरिएंस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बनाया है और ये बताया अभी। प्राइस वेरिएंस किस वजह से आता है? डिफरेंस ऑफ प्राइस की वजह से। कौन सी प्राइस?
स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, इसके डिफरेंस को अगर हम एक्चुअल क्वांटिटी पे कंसिडर करें तो वो कहलाता है प्राइस वेरिएंस। ठीक है, इसी तरह क्वांटिटी वेरिएंस आता है क्वांटिटी के डिफरेंस की वजह से, यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी को डिफरेंस को कंसिडर करें स्टैंडर्ड रेट पे, तो वो कहलाता है हमारा यूजेज वेरिएंस। ठीक है, अब नीचे आके डिफरेंस हम प्रोबेबिलिटीज बनाते हैं। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज बनाते हैं, ये वैसे मैंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट फॉर्म में कि अगर एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेट पे कंसीडर किया जाए तो वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मैं बीच वाला डेलिबरेटली छोड़ रहा हूँ, अभी बाद में बताऊंगा इसको। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट पे किया जाए तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाती है, और इन दोनों के डिफरेंस को अगर हम देखें तो वो टोटल मटेरियल कहलाता है, टोटल मटेरियल वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, वो टोटल मटेरियल वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों कंडीशंस के बीच में एक और कंडीशन आती है कि अगर हम एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट पे यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कंजम्पशन निकालें बीच में, तो उसकी वजह से भी एक वेरिएंस आता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो वेरिएंस आता है उसमें क्या चीज डिफर कर रही होती है, अगर हम इन दो सेट में देखें तो क्वांटिटी एक्चुअल है, दोनों में रेट चेंज हो रहा है। इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहे तो हम क्या बनाएंगे, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट के डिफरेंस पे कैलकुलेट करें। ठीक है, अगर इस दोनों स्टेटमेंट के अगर फॉर्मूला बनाए तो यही फॉर्मूला बनेगा ना, एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन है और जो चेंज आ रहा है वो प्राइस में आ रहा है स्टैंडर्ड एक्चुअल में। तो ये क्योंकि इन दोनों चीजों में क्वांटिटी सेम रह रही है, चेंज प्राइस में आ रहा है, इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैंने ब्रैकेट से ही बनाया हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्राइस वेरिएंस है। क्यों? क्योंकि इनमें क्वांटिटी सेम है, प्राइस चेंज हो रही है खाली। ठीक है, अच्छा, अगर हम नीचे वाले दो सेट देखें तो इनमें रेट सेम रह रहा है और क्वांटिटी चेंज हो रही है, यानी इसका अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम बनाएंगे स्टैंडर्ड रेट पर एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लिखेंगे कि स्टैंडर्ड रेट दोनों में कॉमन है, स्टैंडर्ड रेट पे एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, क्वांटिटी की वजह से, इस वजह से इस डिफरेंस को हम कहते हैं क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, और इन दोनों को हम कंबाइन कर ले तो टोटल मटेरियल वेरिएंस कहलाता है। अगर हम इन दोनों का डायरेक्ट वेरिएंस निकाल लें तो वो भी टोटल वेरिएंस कहलाता है, और हम अगर इंटरमीडिएरी स्टेज बना के इसको बाइफरकेट करें तो ये बाइफरकेट हो जाता है प्राइस वेरिएंस में और क्वांटिटी वेरिएंस में। ठीक है, और अगर हम इस फॉर्मेट को जहन में बिठा लें तो हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम ये चीज बैठा लेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी पे एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी में स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या लग रही है और इस एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या लग रही है। ठीक है, तीन कॉम्बिनेशन है बेसिकली। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी पे एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे स्टैंडर्ड रेट पे एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इस कॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये तीन स्टेटमेंट बना लें और इनके डिफरेंसेस को अलग अलग निकाल के कंबाइन कर लें तो भी हमारा इस केस में भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको देखें, एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट पे लग रही है वो एक्चुअल कॉस्ट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट पे स्टैंडर्ड कॉस्ट लग रही है, और हम एक्चुअल कंजम्पशन की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लें। बेसिकली ये जो इसको अगर हम इसके लिए कोई वर्ड यूज करना चाहे तो वो वर्ड ये होगा कि एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल कंजम्पशन। स्टैंडर्ड कॉस्ट
फॉर एक्चुअल कंजम्पशन, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल कंजम्पशन, ये जो है वो एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल कंजम्पशन है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल कंजम्पशन है, और ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड कंजम्पशन। अगर हम ये तीन स्टेटमेंट याद रख लें और इन तीनों स्टेटमेंट को इसी सीक्वेंस में बनाएं तो हम फॉर्मूला याद किए बगैर वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सही है। इसी तरह अब हमने ये तो सिंपल सिंपल देख लिया कि क्वांटिटी में वेरिएंस की वजह से आता है, प्राइस में चेंज की वजह से वेरिएंस आते हैं, क्वांटिटी में चेंज की वजह से वेरिएंस आते हैं, प्राइस में चेंज की वजह से जो वेरिएंस आते हैं वो प्राइस वेरिएंस कहलाते हैं, जो क्वांटिटी में चेंज की वजह से वेरिएंस आते हैं वो क्वांटिटी वेरिएंस कहलाते हैं, और इनकी रीजंस क्या होते हैं, और ये इस तरह से ड्रॉ हो सकते हैं ये वेरिएंसेस। अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में करें तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर हम ये स्टेटमेंट याद रख लें तो हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, और फॉर्मूला भी कोई इतना मुश्किल नहीं है वैसे। लॉजिक ये है कि हम एक्चुअल कंजप्शन की एक्चुअल कॉस्ट देख रहे होते हैं, स्टैंडर्ड कंजप्शन की स्टैंडर्ड कॉस्ट देख रहे होते हैं, और एक इंटरमीडिएरी बीच की स्टेज निकालते हैं कि एक्चुअल कंजप्शन पे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या लग रही है। बीच में एक चीज निकाल लेते हैं और फिर इन तीनों के डिफरेंसेस को आपस में देखते हैं, वो डिफरेंसेस बाइफरकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मटेरियल क्वांटिटी में फिर फर्दर अगर देखें तो मटेरियल क्वांटिटी में फर्दर दो तरह के वेरिएंसेस आ सकते हैं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा टाइप के मटेरियल यूज हो रहे हैं, जहां पर एक से ज्यादा टाइप के मटेरियल यूज हो रहे हैं, जहां तक सिंगल मटेरियल यूज हो रहा है वहां यहाँ तक तो वो बात कर ली कि एक ही मटेरियल यूज हो रहा है और उसका रेट एक ही है। ठीक है, जहां पर कोई प्रोडक्ट बनाने में एक से ज्यादा तरह के मटेरियल रॉ मटेरियल यूज होते हैं, फिर वहां पे फर्दर जो यूजेज वेरिएंस है वो फर्दर बाइफरकेट हो जाता है। वो फर्दर बाइफरकेट हो जाता है मिक्स वेरिएंस में, यानी कि अगर मटेरियल ए और मटेरियल बी यूज हो रहा है तो इनका आपस में प्रोपोर्शन क्या है, 1:2 है, 2:1 है, 1:1 है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन क्या था और एक्चुअल प्रोपोर्शन क्या लगा, उसकी वजह से जो वेरिएंस आ रहा होता है वो कहलाता है मिक्स वेरिएंस। ठीक है, और यूसेज वेरिएंस फर्दर डिवाइड हो जाता है यील्ड वेरिएंस में, यानी कि जहां भी प्रोडक्शन हो रही होती है वहां पर कुछ ना कुछ लॉस भी हो रहा होता है, वेस्टेज भी आ रहा होता है, और वेस्टेज मैं आपको पहले भी एक दफा बता दूं तो वेस्टेज मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यील्ड वेरिएंस उस वेस्टेज की वजह से जो वेरिएंस आ रहा होता है वो कहलाता है यील्ड वेरिएंस। यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट अगर हमारा 1:2 था, 1:2 था, तो ये हमारी कितनी प्रोडक्ट बना, कितने यूनिट्स बना के दे रहा है। अगर 1 kg एक मटेरियल लग रहा है, 2 kg दूसरे मटेरियल का लग रहा है, तो वो प्रोपोर्शन जो इनपुट है वो आउटपुट कितने यूनिट बना के दे रहा है। अगर इस प्रोपोर्शन में स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट था या स्टैंडर्ड आउटपुट 2 यूनिट था, तो एक्चुअल आउटपुट कितना निकल रहा है इस प्रोपोर्शन, इस मिक्स से। अगर एक्चुअल आउटपुट कम या ज्यादा हो रहा है तो आउटपुट का डिफरेंस, जो आउटपुट में जो वेरिएंस आ रहा है वो वेरिएंस कहलाता है यील्ड वेरिएंस। यानी कि अगर एक्चुअल लॉस 10% था, स्टैंडर्ड लॉस अगर हमने 10% एस्टिमेट किया था और एक्चुअल 12% हो गया या 15% हो गया, तो इसकी वजह से जो वेरिएंस आ रहा है वो कहलाता है यील्ड वेरिएंस। ठीक है, यील्ड वेरिएंस के लिए जिन सवालों में नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दी भी होगी उन सवालों में यील्ड वेरिएंस भी कैलकुलेट करने कह सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, अच्छा जी, मिक्स वेरिएंस में वजूहत क्या हो सकती है? मिक्स वेरिएंस में वजूहत हो सकती है कि एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स डिफर कर गया। एक्चुअल मिक्स था 1:2 या 1:1 था, एक्चुअल 1:1.5 लग गया। ठीक है, या 1:1.8 लग गया, या 1:0.8 लग गया। मिक्स चेंज हो गया, जो इनपुट आप डाल देते उसका प्रोपोर्शन चेंज हो गया, एक्चुअल प्रोपोर्शन कुछ और लगा, तो उसकी वजह से वो वजह हो सकती है। और ये प्रोपोर्शन चेंज होने की वजह क्या हो सकती है कि जो आपका एक्चुअल वेट और
एक्चुअल वेट और स्टैंडर्ड वेट जो है वो डिफर नहीं कर रहा होता, बल्कि डिफर कर रहा होता है आपकी क्वांटिटी। आपकी क्वांटिटी डिफर कर रही होती है और आपका प्रोपोर्शन डिफर कर रहा होता है, उसकी वजह से आ रहा होता है। इसको स्टडी करने के दो सिनेरियो हो सकते हैं, दो सिनेरियो हो सकते हैं मिक्स वेरिएंस को। एक सिनेरियो को जहाँ पे वेट चेंज नहीं हो रहा, यानी कि क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है, यानी कि जो मिक्स की कॉस्ट लग रही है वो चेंज हो रही है, ठीक है। रेशियो तो सेम था दोनों का, 1:1 ही था, लेकिन मटेरियल मटेरियल ए की जो कॉस्ट थी वो ₹1 थी, और मटेरियल बी की कॉस्ट आपने ₹1 की थी स्टैंडर्ड, लेकिन एक्चुअल को ₹2 लग गई। तो उसकी वजह से जो रेशियो की कॉस्ट है वो बढ़ गई। मटेरियल ए की कॉस्ट अगर 1:1 क्वांटिटी लग रही थी और मटेरियल ₹1 का था और मटेरियल बी भी ₹1 का था, तो आपने कॉस्ट का जो प्रोपोर्शन बनाया था वो 1:1 पर आया था। लेकिन मटेरियल बी के क्वांटिटी के प्रोपोर्शन में तो चेंज नहीं आया, लेकिन रेट में चेंज आ गया मटेरियल बी के, ₹2 का बढ़ा आपको। तो उसकी वजह से जो मिक्स कॉस्ट का मिक्स था वो 1:2 हो गया, उसको कैसे भी आ सकता है। और दूसरा केस ये है कि क्वांटिटी डिफर कर गई, दोनों का रेट तो सेम था, मटेरियल मटेरियल ए का रेट भी सेम था, मटेरियल बी का रेट भी सेम था, लेकिन मटेरियल बी की जो मिक्स की क्वांटिटी थी वो ज़्यादा लग गई, तो उसकी वजह से भी चेंज आ सकता है। अच्छा, जिस केस में वेट चेंज नहीं हो रहा, जिस केस में वेट चेंज नहीं हो रहा, क्वांटिटी चेंज हो रही है, उस केस में जो स्टैंडर्ड मिक्स का फॉर्मूला होगा मिक्स वेरिएंस का, वो मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होगा कि रेट सेम रहेगा और एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मिक्स चेंज हो जाएगी। जिस केस में वेट डिफर हो रहा है, रेट सेम रह रहा है, उस केस में आप देखोगे कि एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स पे कितनी यूज हो रही थी और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स पे कितनी लग रही थी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे जो वेट का वर्ड यूज हो रहा है, वो वेट का वर्ड ये यूज हो रहा है कि स्टैंडर्ड मिक्स कितना था। अगर 1:1 था तो स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स अगर चेंज नहीं हो रहा, उस केस में जो यूजेज का फॉर्मूला होगा वो होगा स्टैंडर्ड रेट पे क्वांटिटी का डिफरेंस, ठीक है। दूसरा केस ये बता रहा है कि मटेरियल ए और बी के वेटेज में चेंज आ रहा है, वेटेज में चेंज आ रहा है, यानी कि 1:1 टोटल 2 लग रहा था, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 1:2 लग गया, मिक्स चेंज हो गया 1 यूनिट बनाने के लिए, पहले मिक्स 2 ही था, अब मिक्स 3 हो गया है, ठीक है। इस केस में स्टैंडर्ड कंजम्पशन फॉर एक्चुअल मिक्स क्या थी, दोनों की, ए और बी की। अगर स्टैंडर्ड कंजम्पशन फॉर स्टैंडर्ड मिक्स देखें तो इस केस को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ए का भी 1:2 था अगर आप प्रोपोर्शन में डिवाइड करना चाहें, और बी का भी 1:2 था, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में देखें, इस केस में वेट चेंज हो गया, हमने स्टैंडर्ड यूज किया था 1:2 का, लेकिन यहाँ पे अब एक्चुअल हो गया ए का 1:2 और बी का हो गया 1:3 और 2:3, ठीक है, प्रोपोर्शन चेंज हो गया। इसकी वजह से जो चेंज आ रहा होगा वो चेंज कहलाएगा मिक्स मिक्स वेरिएंस, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होगा कि स्टैंडर्ड रेट पे आप एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल मिक्स देखेंगे, और स्टैंडर्ड मिक्स देखेंगे कि स्टैंडर्ड मिक्स पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बन रही है, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी अगर 380 लगी है तो वो स्टैंडर्ड मिक्स पे क्या थी और एक्चुअल क्या है, उसका जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा मिक्स वेरिएंस, ठीक है।
इसी तरह यील्ड वेरिएंस है। यील्ड वेरिएंस क्या कहता है कि रेशियो ऑफ इनपुट इज टू आउटपुट बताता है कि अगर 3 केजी इनपुट लग रहा था, अगर 3 केजी इनपुट ला के 1 यूनिट बन रहा था पहले, तो अब अगर एक्चुअल में 4 केजी इनपुट लगा के वो 1 यूनिट बन रहा है, इसका मतलब है कि 1 यूनिट का लॉस आ रहा है मटेरियल में, रॉ मटेरियल में। ठीक है, अगर आपने स्टैंडर्ड ये यानी कि 3 केजी लगा के आप 1 यूनिट बनाएंगे और एक्चुअल में 4 केजी लगा के 1 यूनिट बना, तो इसकी वजह से जो वेरिएंस आया, यानी कि स्टैंडर्ड यील्ड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट, यानी कि 1 यूनिट बन रहा था और एक्चुअल यील्ड कितनी है। इस केस में आप इनपुट का स्टैंडर्ड कर लोगे कि अगर आपका इस स्टैंडर्ड पे 3 केजी इनपुट लगाने से अगर 1 यूनिट बन रहा था, तो आप स्टैंडर्ड पे देखोगे कि अगर आप 300 केजी लगा रहे हो तो स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड कितना आउटपुट देगा, एट स्टैंडर्ड को 100 यूनिट बना के देगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपको 85 यूनिट्स मिले उसके। एक्चुअली आपको 300 केजी के इनपुट पे 85 यूनिट मिले। तो ये जो 100 और 85 का डिफरेंस है, इसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है ये कहलाता है यील्ड वेरिएंस। यानी कि 300 के इनपुट पे एट स्टैंडर्ड आपको 100 यूनिट ऑफ आउटपुट मिलने थे, लेकिन इन एक्चुअल आपको 85 यूनिट्स मिले। तो इसकी यील्ड, इस यील्ड में जो डिफरेंस आया है, इसकी वजह से जो वेरिएंस आएगा वो वेरिएंस कहलाएगा यील्ड वेरिएंस। ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ यील्ड सवाल में नॉर्मली दी भी होगी, यानी सवाल ये बता रहा हो कि एट स्टैंडर्ड 3 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाते हैं और वो आउटपुट सेल होता है 5 रुपए पे। ठीक है, तो इस आउटपुट का जो स्टैंडर्ड रेट है वो ये है। आपने 300 केजी लगाया, ठीक है, 300 केजी से आपको एट स्टैंडर्ड 100 केजी मिलने थे, एक्चुअल आपको 85 मिले, 15 का वेरिएंस आया आपका यील्ड में, और ये वेरिएंस 5 रुपए में कितना वेरिएंस बना रहा है, 75। ये वेरिएंस आपका कहलाएगा यील्ड वेरिएंस। ठीक है, एक्चुअली आपको कितना मिल रहा था 100 पे, आपको 100 यूनिट्स मिल रहे थे और 100 यूनिट 5 पे सेल होते तो वो 500 का देते आपको रेवेन्यू, लेकिन एक्चुअल रेवेन्यू आपको कितने का मिला, एक्चुअल रेवेन्यू आपको मिला 85 इंटू 5। कैलकुलेटर तो आप करके अगर आप देखें क्या बन रहा है, 425। ठीक है, तो आपको डिफरेंस जो वेरिएंस आ रहा है वो 75 का वेरिएंस आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 75 का आपको वेरिएंस आ रहा है, यानी कि आपको एक्चुअल यील्ड होनी थी 500 की, या आपको एक्चुअल रेवेन्यू होना था 500 का, आपको जो रेवेन्यू हुआ वो 425 का हुआ, यील्ड में कमी आने की वजह से। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका यील्ड वेरिएंस है। ठीक है, चलिए मटेरियल मिक्स और यील्ड के वेरिएंस को अगर हम देखें तो इसको अगर हम कैलकुलेशन देखें तो हमने पहले देखा एक्चुअल क्वांटिटी पे अगर एक्चुअल रेट देखें तो एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल कंजम्पशन हम निकालते हैं सबसे पहले। अब हमने बीच की स्टेज फर्दर 3 उसमें डिवाइड हो जाती है। पहले वाले फॉर्मूले हमने बीच की स्टेज को बीच में इन दो एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में एक थी हमारी टोटल एक्चुअल लग रही थी जो कि एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल कंजम्पशन थी, और एक स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कंजम्पशन थी। इसके बीच में सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्टेज आई थी जिसपे हमने कहा था कि हम देखेंगे एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड रेट पे क्या दे रही होती है, यानी कि एक्चुअल कंजम्पशन की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आ रही होगी। ठीक है, अब मिक्स वेरिएंस के केस में ये बीच वाली स्टेज फर्दर स्प्लिट हो जाएगी 3 स्टेज।
हाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के ऊपर एक्चुअल रेट लगाएं तो वो यील्ड वेरिएंस के केस में आ जाएगा। यील्ड वेरिएंस के केस में आ जाएगा। अगर हम एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे एक्चुअल रेट लगाएंगे तो वो कहलाएगी एक्चुअल कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड कंजम्पशन। एक्चुअल कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड कंजम्पशन, लेकिन उसकी यहाँ पे हमें जरूरत नहीं होगी इतनी, उसकी यहाँ पे हमें जरूरत नहीं याद है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल। उसकी जरूरत हमें इसलिए नहीं है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस पे क्या देख रहे होंगे, एक्चुअल क्वांटिटी को देख रहे होंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम स्टैंडर्ड रेट पे देख रहे हैं क्योंकि आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैब्लिश की है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में, और जो एक्चुअल लगी वो एक्चुअल कॉस्ट पे लगी। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमने कहीं नहीं लगाई ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैब्लिश करने के लिए निकाली थी। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए निकाली थी और उसको हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर लिया। एक्चुअल परफॉर्मेंस में, एक्चुअल प्रोडक्शन में हमें एक्चुअल क्वांटिटी देखनी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टैब्लिश करने के अलावा कहीं यूटिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमें एक्चुअल को देखना है कि एक्चुअल रेट पे क्या दे रही है और एक्चुअल की स्टैंडर्ड रेट पे क्या पड़ती है। ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल कॉस्ट पे देखने, एक्चुअल रेट पे देखने की हमें जरूरत नहीं है। हम एक्चुअल पे देख रहे होंगे कि एक्चुअल पे कितनी दे रही है और एक्चुअल स्टैंडर्ड पे कितनी दे रही होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड के केस में इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड की कंप्यूटेशन सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टैब्लिश करने की स्टेज तक है, इसके बाद हम एक्चुअल पे आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए बीच में हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल रेट एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो एक्चुअल कर रहे हैं। स्टैंडर्ड था सिर्फ स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करने तक, उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी की चीज खत्म हो गई। हाँ, रेट वाली चीज बाकी रह गई, तो हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड रेट हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस पे अगर स्टैंडर्ड रेट लगता तो वो इतनी कॉस्ट बना रहा होता, लेकिन एक्चुअल रेट इतना लग रहा है तो वो इतनी कॉस्ट बना रहा है, इसकी वजह से रेट वेरिएंस आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल को के रेट कंपेयर कर रहे होंगे, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी में हम सिर्फ स्टैंडर्ड रेट देखेंगे, एक्चुअल रेट हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिक्स वेरिएंस, मिक्स और यील्ड के वेरिएंस के केस में ये जो बीच वाली इंटरमीडिएट स्टेज है, फिर चला गया, ये जो बीच वाली इंटरमीडिएट स्टेज है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी, फर्दर स्प्लिट हो जाएगी 3 में। ठीक है, ये फर्दर स्प्लिट हो जाएगी 3 में। एक तो वही रहेगी कि एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट पे क्या देती। ठीक है, उसके अलावा अब एक्चुअल क्वांटिटी में 2 केस और आ गए कि एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स पे क्या दे रही है और एक्चुअल क्वांटिटी अगर स्टैंडर्ड मिक्स पे कंज्यूम होती तो कितना आउटपुट दे, कितना कंज्यूम हो रही होती। ठीक है, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा होगा वो कहलाएगा मिक्स वेरिएंस। ठीक है, यानी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी हो रही है वो एक्चुअल क्वांटिटी है एक्चुअल मिक्स पे। ठीक है, और ये एक्चुअल क्वांटिटी है स्टैंडर्ड मिक्स पे। यानी स्टैंडर्ड मिक्स हमने अगर 1:2 एस्टैब्लिश किया था तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो लगी वो कितनी बन रही है। ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअली लगी कितनी। ठीक है, उसकी वजह से जो वेरिएंस आ रहा होगा वो वेरिएंस कहलाएगा मिक्स वेरिएंस। और एक्चुअल इनपुट से एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ और एक्चुअल इनपुट से स्टैंडर्ड मिक्स अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड यील्ड कितनी होनी थी, उसका जो डिफरेंस कहलाएगा, उसमें डिफरेंस आने की वजह से जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहलाएगा यील्ड वेरिएंस। ठीक है, यानी कि एक्चुअल यील्ड कितनी होनी थी स्टैंडर्ड मिक्स से वो देखेंगे और एक्चुअली यील्ड हुई कितनी वो देखेंगे और उस डिफरेंस को स्टैंडर्ड रेट पे निकालेंगे और वो जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा यील्ड वेरिएंस। यानी कि अगर हम इन दोनों का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें
इन दोनों का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड यील्ड फॉर स्टैंडर्ड एक्चुअल मिक्स और एक्चुअल यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स और एक्चुअल यील्ड फॉर स्टैंडर्ड, यानी कि जो हम एक्चुअल मिक्स लगा रहे हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट कितने बना के देता और एक्चुअली कितने यूनिट्स मिले, उसका डिफरेंस स्टैंडर्ड रेट पर। और ये स्टैंडर्ड रेट है आउटपुट का, इनपुट का नहीं, आउटपुट का रेट है ये, ठीक है। इस पे जो डिफरेंस निकालेंगे वो कहलाएगा यील्ड वेरिएंस, ठीक है। और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स पे कितनी लगी वो, और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स पे कितनी लगती वो, उसका डिफरेंस स्टैंडर्ड रेट पे क्या है। इन दोनों में रेट कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में यील्ड का रेट कॉमन है, ठीक है। इसमें आउटपुट का रेट कॉमन है और इसमें मटेरियल इनपुट का रेट कॉमन है, ठीक है। और ये एक्चुअल मिक्स की बात कर रहा है इनपुट की, और ये बात कर रहा है एक्चुअल यील्ड की, यानी कि आउटपुट के क्वांटिटी की। इसमें आउटपुट क्वांटिटी का डिफरेंस देख रहे हैं और इसमें इनपुट क्वांटिटी, इनपुट मिक्स की क्वांटिटी का डिफरेंस देख रहे हैं। उसमें क्वांटिटी में स्टैंडर्ड रेट पे जो डिफरेंस बन रहा है, मिक्स के केस में हम देख रहे हैं तो मिक्स वेरिएंस कहला रहा है, और आउटपुट के हवाले से अगर हम देख रहे हैं तो वो यील्ड वेरिएंस कहला रहा है। और इनको अगर हम सम कर देंगे तो ये कहलाएगा क्वांटिटी वेरिएंस। और प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस को सम कर देंगे तो ये कहलाएगा टोटल वेरिएंस। और अगर हम स्टेट निकालना चाहें तो इस एक्चुअल कॉस्ट का और स्टैंडर्ड कॉस्ट का डायरेक्ट वेरिएंस निकाल लें तो वो वेरिएंस कहलाएगा टोटल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जब हम न्यूमेरिकल सवाल करेंगे तो वो थोड़ा और क्लियर होगी। अच्छा, अब हम एक सवाल देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा चीज क्लियर हो जाए। अच्छा जी, मटेरियल वेरिएंस का पहले एक सिंपल सवाल देख लेते हैं, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ड पे जाते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, पॉइंटर से ही करने की कोशिश करता हूँ, लिख नहीं पाऊंगा मैं, हाईलाइटर लेके अगर मैं लिखूँ। अच्छा खैर, मैं पॉइंटर से बताने लिख नहीं पाऊंगा मैं इस पे, मैं पॉइंटर से बताने की कोशिश करता हूँ। स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए हुए हैं, 3 तरह के मटेरियल यूज हो रहे हैं, मटेरियल एबीसी, और इनकी कंजम्पशन लग रही है इतनी इतनी, एक है 110 यूनिट लग रहे हैं, बी के 410 यूनिट लग रहे हैं, और सी के 250 यूनिट्स लग रहे हैं, और इनके स्टैंडर्ड्स ये हैं, और इनकी रिस्पेक्टिव मटेरियल की टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं बन रही है, ठीक है। और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट सबकी ये आ रही है 2325, ठीक है। हाँ हाँ, इनकी बात कर रहे हो, ठीक है। मेरे ख्याल में इसमें आता है, हाँ ये है, एक ऑप्शन
ब्लैक कलर चूज कर लेता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कंजम्पशन और स्टैंडर्ड रेट बताए हुए हैं। मटीरियल लेके 1010 यूनिट लग रहे हैं, मटीरियल बी के 400 यूनिट लग रहे हैं, मटीरियल सी के 350 यूनिट लग रहे हैं और उनके रेट्स दिए हुए हैं। मटीरियल का रेट है 1 रुपीज पर यूनिट, टू का है 1.5 पर यूनिट, बी का और सी का है 2 रुपीज पर यूनिट। इनकी रिस्पेक्टिव टोटल कॉस्ट बन रही है 1010 एक यूनिट बनाने में, बी की 615 रुपया बन रही है एक यूनिट बनाने में, और सी की बन रही है 700 रुपये एक यूनिट बनाने में। इन टोटल एक यूनिट बनाने में टोटल मटेरियल कॉस्ट लग रही है 2325 की। इसी तरह एक्चुअल देखें, एक्चुअल डाटा दिया हुआ है, एक्चुअल यूनिट्स कंजम्पशन दी हुई है कि एक यूनिट बनाने में किसी भी प्रोडक्ट का आउटपुट का एक यूनिट बनाने में मटेरियल एक्चुअल 180 यूनिट लगे ए के, 380 यूनिट लगे बी के और 380 यूनिट सी के लगे, और इनकी एक्चुअल रेट हमें 1.2 पड़ा ए का, 1.8 पड़ा बी का, 1.9 पड़ा सी का। इस तरह की रिस्पेक्टिव टोटल कॉस्ट 1296 मटेरियल ए की पड़ी, 684 मटेरियल बी की पड़ी और 722 मटेरियल सी की पड़ी। इस तरह टोटल एक्चुअल कॉस्ट एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने में मेरी पड़ी 2702 यूनिट। ठीक है, इन दोनों का अगर हम स्ट्रेट डिफरेंस निकाल लें तो ये टोटल मटेरियल वेरिएंस कहलाएगा और ये डिफरेंस है 377। ठीक है, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल प्रोडक्शन की जो लगी वो 2702 रुपए लगी, जबकि स्टैंडर्ड जो एस्टेब्लिश किया था वो किया था 2325 का। ठीक है, और हमें जो डिफरेंस पड़ा वो 377 का पड़ा, और हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ज़्यादा लग गई, स्टैंडर्ड कम था, इसलिए ये वेरिएंस जो है वो एडवर्स वेरिएंस है। ठीक है, इस तरह हमने स्ट्रेट इन दोनों का डिफरेंस निकाल के टोटल मटेरियल एडवर्स वेरिएंस निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर फर्दर हम इसको एनालाइज करें तो ये डिफरेंस किस वजह से आया होगा? प्राइस की वजह से भी आया होगा और क्वांटिटी की वजह से भी आया होगा। अगर हम ऊपर ही टेबल देखें तो टेबल में स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने लगने थे? 1010 स्टैंडर्ड यूनिट्स लगने थे, लेकिन एक्चुअल लग कितने गए? 1080। ठीक है, 70 इजाफी लग गए। इसी तरह मटेरियल बी में लगने थे 410, 380, 20 कम लग गए। इसी तरह सी में 350 लगने थे, 380 लगे, 3 ज्यादा लग गए। ठीक है, इस तरह से। और प्राइस को भी देखें अगर तो स्टैंडर्ड रेट हमें क्या पड़ना था, 1 रुपया पड़ना था, लेकिन लग गया 1.2 का, 1.5 लगना था एक्चुअली 1.8 का लग गया, 2 लगना था 1.9 लगा। ठीक है, इस तरह क्वांटिटी की वजह से भी डिफरेंस आ रहा है और रेट की वजह से भी वेरिएंस आ रहा है। तो हम इस टोटल वेरिएंस को अगर फर्दर बाइफरकेट करने के लिए जाए प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस में, तो उसके लिए हम उसी तरह की एक स्टेटमेंट बनाएंगे बीच में। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल कंजम्पशन क्या थी? एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल कंजम्पशन ये थी, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल कंजम्पशन हमारी 2702 लगी। ठीक है, वही चीज हमने नीचे आके यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट में नोट कर ली। वही चीज हमने यहाँ नोट कर ली। ठीक है, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट पे जो लगी वो इतनी लगी। इन तीनों में तीनों मटेरियल की टोटल क्या आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड कंजप्शन पे क्या लग रही थी वो ऊपर सवाल में दी हुई है, वो फिगर हमने यहाँ पे नोट कर लिया आगे। ठीक है, बार बार चल जा रहा है। ठीक है, और इन दोनों का अगर हम स्ट्रेट डिफरेंस निकालें तो 377 बनेगा, जो यहाँ पे ऊपर किया हुआ है। यहाँ पे ऊपर हमने इन दोनों का स्ट्रेट डिफरेंस निकाल लिया है, तो वो 377 बनेगा और एडवर्स बनेगा क्योंकि एक्चुअल ज्यादा लग गई, स्टैंडर्ड कम लग गई। ठीक है, अब बीच में हम एक इंटरमीडिएट स्टेज ले आए कि एक्चुअल कंजम्पशन पे स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगनी थी। ठीक है, वो अगर हम कंप्यूट कर ले तो वो हम किस तरह कंप्यूट करेंगे? ऊपर टेबल पे हम एक्चुअल कंजम्पशन ले लेंगे, पड़ रहा है
एक्चुअल कंजम्पशन ले लेंगे टेबल से, उसके लिए मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, कि एक्चुअल कंजम्पशन पे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या लगनी थी वो निकालने के लिए तीनों का एक्चुअल एक्चुअल कंजम्पशन ले लेंगे और स्टैंडर्ड रेट पे कंप्यूट कर लेंगे इसको, ठीक है। और हम निकाल लेंगे कि एक्चुअल कंजम्पशन पे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या लगनी थी। जब हम तीनों का निकाल लेंगे, तीनों को कर लेंगे तो 1080 इसकी लगेगी और 381.5 पे लगेगी 38 + 16 54 540। कंफर्म कर लेंगे, यही आ रही है 540 आ रही है, 570 आ रही है, 380 into 1.5। आई थिंक 720 बनेगी, 380 into 1.5 570, सही है, ठीक है। तो 570 बी की बनेगी और सी की 380 into 38 into 50 76 760 बनेगी। 760 बनेगी। इन तीनों को सम कर लेंगे तो वो सम बनेगा 2140, ठीक है। इस तरह हमने पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। इसमें क्या था, हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा थी, स्टैंडर्ड कम थी, इसलिए इस डिफरेंस को हम कहेंगे एडवर्स वेरिएंस है। 2702 में से 2410 निकाल दें तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 292 का आएगा। और क्योंकि एक्चुअल ज्यादा है और स्टैंडर्ड कम है, यानी कि एक्चुअल कंजम्पशन की एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा थी, एक्चुअल कंजम्पशन की स्टैंडर्ड कॉस्ट कम थी, इसलिए जो रेट वेरिएंस है, जो प्राइस वेरिएंस है वो एडवर्स है, क्योंकि एक्चुअल ज्यादा थी स्टैंडर्ड कम है। तो 292 का एडवर्स प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी एक्चुअल कंजम्पशन की स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कंजम्पशन की स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कंजम्पशन चेंज हो रही है और रेट सेम रह रहा है, स्टैंडर्ड रेट पे एक्चुअल एक्चुअल कंजम्पशन और स्टैंडर्ड कंजम्पशन निकाल रहे हैं, तो ये कहलाएगा क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है। तो इन दोनों का जो वेरिएंस है 2410 में से 2325 निकाल देंगे तो ये आएगा 85, ठीक है। और इसमें भी एक्चुअल कंजम्पशन स्टैंडर्ड रेट पे ज्यादा थी, जबकि स्टैंडर्ड कंजम्पशन स्टैंडर्ड रेट पे कम है। इसमें भी एक्चुअल ज्यादा है, स्टैंडर्ड कम है, इसलिए ये एडवर्स वेरिएंस है, ठीक है। इन दोनों को ऐड अप करने के तो हमारे पास टोटल एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा, टोटल मटेरियल एडवर्स वेरिएंस, ठीक है। इसी सवाल को और एक्सटेंसिव जाके और मटेरियल का वेरिएंस निकाल के देखते हैं। अच्छा टेबल से डाटा लिया हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकाली हुई है तीनों मटेरियल की अलग अलग, ठीक है। अगर मटेरियल ए में देखें तो मटेरियल ए की एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल जो कंजम्पशन हुई 108 की रुपी हुई और एक्चुअल रेट 1.2 का पड़ा था। मटेरियल बी में 380 की एक्चुअल कंजम्पशन हुई थी और 1.8 पे एक्चुअल रेट पड़ा था। और मटेरियल सी में 380 की एक्चुअल कंजम्पशन हुई थी और 1.8 का 1.9 का एक्चुअल रेट पड़ा था हमें। तो इसी तरह इन तीनों की रिस्पेक्टिव कॉस्ट आ गई। अगर 108 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मटेरियल ए की एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ये आ जाएगी। इसी तरह 380 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आ जाएगी मटेरियल बी की। और इसी तरह 380 को 1.9 से करेंगे तो 722 आ जाएगी मटेरियल सी की एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। इसी तरह बीच वाली स्टेज हमने निकाली थी, ये दोनों एक ही है बेसिकली।
अलग अलग किया हुआ है वेरिएंसेस को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, हमने एक्चुअल कंजम्पशन की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली। ठीक है, तो 1080 एक्चुअल कंजम्पशन हो रही थी, उसका स्टैंडर्ड रेट बनता था। इस पे जो कॉस्ट बनेगी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वो बनेगी मटेरियल ए की 1080, मटेरियल बी की हमने 570 निकाली थी और मटेरियल सी की 760 निकाली थी हमने ऊपर। ठीक है, 380 को 1.8 से करेंगे 570 आएगी, 380 को 2 से करेंगे 760 आएगी। तो इसी तरह इन तीनों में जो डिफरेंस आएगा, मटेरियल ए में 216 का डिफरेंस आया, मटेरियल बी में 114 का डिफरेंस आया और मटेरियल सी में 38 का आया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मटेरियल में कौन कैसा वेरिएंस आया है। मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट 1296 थी, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कंजम्पशन कम थी, तो एडवर्स एक्चुअल ज़्यादा थी और स्टैंडर्ड कम थी, एक्चुअल ज़्यादा लगी, एडवर्स वेरिएंस आ गया इसमें 216 का। इसी तरह मटेरियल बी में एक्चुअल ज़्यादा लगी, स्टैंडर्ड कम थी, इसमें भी एडवर्स वेरिएंस आ गया। इसमें जो 38 का वेरिएंस आया है वो इसमें एक्चुअल कम थी, स्टैंडर्ड ज़्यादा थी, एक्चुअल कम लगी, इसमें हमें बचत हो गई, इसलिए ये फेवरेबल वेरिएंस है। ठीक है, इस तरह से ये तीनों वेरिएंसेस आ गए, मटेरियल ए में 216 का एडवर्स, मटेरियल बी में 114 का एडवर्स, मटेरियल सी में 38 का, और इन टोटल ये 292 का इन टोटल एडवर्स वेरिएंस दे देगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लें तो भी 292 बनेगा और इन तीनों को सम कर लें तो भी 292 बनेगा और 292 का एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वांटिटी वेरिएंस निकालने के लिए इस स्टैंडर्ड बीच वाली स्टेज को दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ मैं, इसको हमने दोबारा लिया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल कंजम्पशन क्या लगनी थी, यही चीज दोबारा से रिप्रोड्यूस कर दी यहाँ पे पूरी यहाँ तक। ठीक है, पूरी रिप्रोड्यूस कर दी और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या लगनी थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। मटेरियल का 110 का स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी थी और स्टैंडर्ड रेट बनता था 110 की स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी थी मटेरियल बी की। मटेरियल बी में स्टैंडर्ड कंजम्पशन होती थी 410 की और स्टैंडर्ड रेट 1.5 था, तो 616 की स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी थी मटेरियल बी की। इसी तरह मटेरियल बी की 350 स्टैंडर्ड कंजम्पशन थी और स्टैंडर्ड रेट था, तो इन टोटल 700 की मटेरियल सी की स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी थी। ठीक है, इसी तरह इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो मटेरियल ए में 70 का डिफरेंस आ जाएगा, मटेरियल बी में 45 का और मटेरियल सी में 60 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, मटेरियल ए में स्टैंडर्ड एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कंजम्पशन ज्यादा आ रही है, लेकिन स्टैंडर्ड कम लगनी थी, इसलिए ये एडवर्स है। इसी तरह मटेरियल बी की स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल कंजम्पशन कम आ रही है, लेकिन स्टैंडर्ड ज्यादा था, इसलिए ये फेवरेबल है। मटेरियल सी में स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल कंजम्पशन ज्यादा आ रही है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट कम थी, इसलिए ये एडवर्स वेरिएंस है। इन तीनों को सम कर लेंगे तो हमारे पास 85 का नेट डिफरेंस आएगा। अच्छा, ये डिफरेंस एडवर्स है क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल कंजम्पशन ज्यादा है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड कंजम्पशन कम है, इसलिए ये एडवर्स वेरिएंस है। हमारा एक्चुअल ज्यादा लग गया, स्टैंडर्ड कम था, इसलिए ये एडवर्स वेरिएंस है और यही वेरिएंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का हम सम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 377 का टोटल वेरिएंस आ जाएगा और मटेरियल वाइज अगर सम करें दोनों को तो 216 और 17 ये दोनों सम होकर टोटल मटेरियल ए का टोटल वेरिएंस आएगा 286, मटेरियल बी का टोटल वेरिएंस आ जाएगा 114 माइनस 45 69, क्योंकि एक एडवर्स है एक फेवरेबल है, इसलिए नेट होकर 69 रह जाएगा। मटेरियल सी का टोटल वेरिएंस हमारे पास आ जाएगा 22 का, क्योंकि एक फेवरेबल है एक एडवर्स है, नेट होकर 22 का रह जाएगा और ये तीनों सम होके 377 बना रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम इधर रखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।